दोस्तों, क्या आपने भी लॉ को एज अ कैरियर चुनने की सोची है? और अगर सोची है तो ऑफ कोर्स आपने बहुत सारा इंटरनेट से, गूगल के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू नॉलेज इकट्ठा किया होगा कि किस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, लॉ के कैरियर में क्या चुनौतियां आती हैं और किस तरह का कैरियर पाथ होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो आपने ऑलरेडी कर लिया है। यानी कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के वीडियोज़ देख लिए होंगे, बहुत सारा रिसर्च गूगल पे कर लिया होगा। वी विल टेल यू सम प्रैक्टिकल टिप्स। मेरे पास ये करने के लिए ऑप्शन थे कि मैं आपको इस इंटरैक्टिव पैनल की मदद से पढ़ाऊँ, कोई पावर पॉइंट स्लाइड दिखाऊँ, बहुत सारे डेटा, फिगर्स, एनालिसिस, ये सब कुछ समझाऊँ। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा नहीं करते, लेट्स गेट प्रैक्टिकल and let's call somebody who's been there and done that. And for that, today we are joined in the studio by Mr. Akarshan Aditya. Thank you Welcome. for having me here, sir. He is an advocate on record in the Supreme Court of India. और आज ये अपनी जर्नी हमसे शेयर करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे कि अगर आप ये कैरियर चुनना चाहें तो आपके लिए आगे what is in store. So let's begin with law as a career. तो आकर्षण, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो सवाल आता है पेरेंट्स के मन में या इवन स्टूडेंट्स के मन में कि कौन सा करियर चुनना है, और अगर लॉ की बात हो रही है तो द क्वेश्चन कम्स व्हाई। सो आप बताइए कि लॉ को क्यों करियर चुना जाए, इसमें ऐसी क्या खूबियाँ हैं? लॉ को करियर के तौर पे चुनने के लिए आपके व्यूअर्स के लिए भी तो ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर है, राइट। बहुत ही लुक्रेटिव करियर है। और अभी आने वाले समय में और जो प्रेजेंट समय चल रहा है उसके अंदर इट इज़ अ वेल सॉट आफ्टर करियर चॉइस Okay. In the whole country, in fact across the world, I would say. Okay. So it is one of the best careers that you can have or Right. you can choose for yourself in present times. ग्रेट। सो अगर ये बात है कि इट्स अ लुक्रेटिव करियर, ऑफ कोर्स द लॉ इंडस्ट्री, द लीगल फील्ड इज़ बूमिंग, एंड मुझे लगता है कि अगले आने वाले 6-7 सालों तक ये ट्रेंड चलता रहेगा। तो जैसे आपने बोला लुक्रेटिव, सो व्हाई लुक्रेटिव? इज इट द मनी, इज इट द पावर, इज इट द ब्लैक यूनिफॉर्म विच लॉयर्स वेयर? व्हाट इज इट अबाउट कि आप बोल रहे हैं कि लुक्रेटिव है? और तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। राइट। एक तो जब हम बात करते हैं लॉ एज अ करियर की, तो लॉ को हमेशा से हिस्टोरिकली एंड इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो लॉ इज़ अ नोबल प्रोफेशन। जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जब से 91 के बाद ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, राइट। लेकिन इफ़ेक्टिवली सन 2000 के बाद से Okay. और आज की स्थिति में एक वेल पेइंग करियर चॉइस के रूप में भी इमर्ज करके It has लॉ emerged. आया, Right. जो कि ट्रेडिशनली ये था कि एक आप समाज के लिए आपकी कुछ दायित्वों को समझते हुए एक आपके अंदर पैशन होता है कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए, अगर उस तरह का यू आर ड्रिवन बाय दैट पैशन, सो पीपल यूज टू चूज लॉ एज अ करियर। However, in the present times, it has also become a well-paying career choice. राइट। सो अगर हम बात करें, आई जस्ट केम अक्रॉस समथिंग एज वी डू गो ऑन द इंटरनेट। एक मुझे लॉयर्स प्रेयर मिला, Okay. जो कि शायद मैंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या यहाँ पर नहीं देखा है, बट इट सेज अ लॉट ऑफ क्वालिटीज इट ब्रिंग्स आउट इन अ लॉयर, जिसमें वो बोलता है कि कीन स्टडी, उसका ऑब्जर्वेशन, ही इज़ नॉट ड्रिवन बाय हिज पैशन एंड ही विल नॉट सेल हिज कॉन्शियंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्वालिटी। जी। तो अगर हम बात करें कि व्हाट शुड बी द एट्रीब्यूट्स इन अ पर्सन शुड ही वांट टू बिकम अ लॉयर, तो क्या क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक लॉयर में, एक अच्छे लॉयर में? जी, तो मैं अपने जो एक मेरी लिमिटेड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, जो Right, एक right. अनुभव है, उसके बेसिस पे ट्रेडिशनली और पॉपुलरली ये बोला जाता है कि जो एक लॉयर होता है, एक Okay. वकील होता है, ही शुड बी वेरी गुड इन स्पीकिंग। राइट। उसकी आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स, उसकी स्पीकिंग स्किल्स सुपीरियर होनी चाहिए। बट जब मैंने लॉ का करियर शुरू किया और अभी जो मेरा 15 साल का अनुभव है, उसमें स्पीकिंग के पहले जिस क्वालिटी का सबसे पहले होना ज़रूरी है, वो दैट इज़ दी क्वालिटी ऑफ लिसनिंग। एक Okay. बढ़िया लॉयर, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए स्पीकिंग से ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू शुड हैव द आर्ट ऑफ लिसनिंग। आपको सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होना चाहिए एक अच्छा वक्ता बनने के लिए। और ये कहावत लॉ के लिए भी उतनी ही सच है जितनी कि किसी और फील्ड के लिए, जो भी वैसा फील्ड जो एक पब्लिक फेसिंग फील्ड है। राइट। आपने आर्ग्यूमेंट्स की बात की, तो दोस्तों आप में से जो लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं अपने पेरेंट्स से,
बिटवीन सिबलिंग्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स से, फ्रेंड्स से, तो जरूर आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं. तो आर यू ट्राइंग टू से दैट लॉयर्स आर आर्ग्यूमेंटेटिव बाय नेचर? See, lawyers are curious by nature, I would say. Curious by nature, okay. And they are problem solvers, essentially. Oh, wow. So, if you are driven by that kind of sentiments and emotions, that kind of personality trait, Right. कि कहीं पर अगर आप कोई समस्या देखते हैं, और ये एक क्या? इस फील्ड में आने के लिए जो एक बहुत इसेंशियल क्वालिटी है वो है कंपैशन. Okay. वो है एक फीलिंग कि मुझे पब्लिक के लिए, पीपल एट लार्ज के लिए एक कंपैशन होना, और वो अगर किसी प्रॉब्लम में पड़े हैं तो उसको सॉल्व करना. Okay. तो ये एक एटीट्यूड है जो एक लॉयर को डिफाइन करता है, और वो एक इसेंशियल क्वालिटी है. वन ऑफ द इसेंशियल क्वालिटी इज पीपल फेसिंग जॉब. यू शुड have a genuine interest in people and liking for the people and the problems that they face in a day-to-day basis. Great. So very well said. In what he's saying is कि आपको मौका मिलेगा to make a difference in people's lives. Definitely. जैसे हम वर्ड सुनते हैं like PILs, public interest litigation. जी. So like in the interest of the public, you do things, right? Yes, I mean that is public interest litigation is one part of lawyering job. Right. जबकि आप कोई ऐसे केसेस को लड़ते हैं जो कि जनरल इंटरेस्ट इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हो, उसके अलावे जी. वैसे लोग जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, एक वकील का सबसे पहला काम है और ये समझना कि जो क्लाइंट आपको अप्रोच करता है उसको आप न्याय कैसे दिलाएं. एक एडवोकेट जो होता है, चूंकि वो व्यक्ति कानून की समझ नहीं रखता और अपने आप को न्याय के लिए अपने केस को प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पे वकील की दरकार होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है. Understood. तो हमने वाई देखा, वाई लॉ एज अ करियर. हमने ये देखा हु शुड चूज लॉ एज अ करियर, और एक अच्छे लॉयर के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. सर मुझे तो एक और चीज़ लगती है कि एक एट्रीब्यूट ज़रूर होना चाहिए. जी. वो है तपती गर्मी में काला कोट पहनना और गर्मी बर्दाश्त करना. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ये आपने एक्चुअली बहुत ही एक एप्ट और अप्रोप्रिएट बात बोली. Right. जब हम लोगों ने इस प्रोफेशन को शुरू किया था तो हमारे कई सीनियर्स ने, और अभी भी ये बोलते हैं कि अगर वकालत के अंदर आपने 5 गर्मियाँ देख ली या झेल ली, उसको बर्दाश्त कर लिया, तो आप वकील बन 5 जाओगे. गर्मियाँ एज इन लाइक एक साल में 5 गर्मियाँ? 5 साल जब गर्मी का जो मौसम आता है, एवरी ईयर 1 गर्मी, सो 5 years. सो इफ यू आर एबल टू टॉलरेट दैट एंड विथस्टैंड दैट, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है आपका शरीर तप रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, लेकिन उस तपती गर्मी के बावजूद भी आपका दिमाग शांत होना चाहिए. वंडरफुल. तो ये क्वालिटीज़ जब आप डेवलप करेंगे, और ये कहावत के तौर पे कहा जाता है, या फिर एक मतलब ट्रेडिशनली एक वो आई कि अगर 5 गर्मियाँ आपने देख ली, तो बट जो वो इंडिकेट करता है वो ये करता है कि विरोधाभासी परिस्थितियों में, when things are even going against you, to keep your adversities, when you are faced by adversarial conditions, adversities, and still you are able to perform and keep your head cool, that is one of the essential qualities, and that will see you going very far in the profession. Oh wow. So अगला जो हम जिस बात की हम चर्चा करने वाले हैं वो है when. So when should we, if we have decided now become a lawyer, when should we start? तो जो सर मेरा पर्सपेक्टिव है इसमें वो तो ये है, एंड व्यूअर्स, जैसे आपने देखा इलेक्शंस अभी हुए हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं. इलेक्शंस की तैयारियां जो पार्टीज़ करती हैं वो 5 साल पहले से शुरू हो जाती हैं. अगर कोई एथलीट ओलंपिक्स की तैयारी करता है तो 4 साल पहले से शुरू हो जाता है. मैं एनडीए गया था. नेशनल डिफेंस एकेडमी में आने के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एक स्टूडेंट क्लास 6th में चला जाता है, और वैसे ही सैनिक स्कूल्स एंड अदर स्कूल्स में. तो मेरा ये पूछना है कि क्या एक बच्चा 11th में आने के बाद तैयारी करे, या फिर वो 12th में पढ़ रहा है उस टाइम तैयारी करे, या फिर 12th के बाद ड्रॉप ईयर लेकर तैयारी करे, या फिर क्लास 10 से ही वो तैयारी करना शुरू कर दे? जी. तो ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा. जी. आज के समय में मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्सपेक्टिव में आंसर करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के लिए भी, कि अभी का जो लॉ का फील्ड है, इट हैज़ बिकम अ हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड. ओके. द नंबर ऑफ कॉलेजेस विच हैव ओपनड अप हैव इंक्रीज्ड वास्टली ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स, और अब शायद हर स्टेट में एक नेशनल लॉ कॉलेज है. कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है, क्योंकि जिस ज़माने में इनफैक्ट हमारे ज़माने तक भी, आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले तक भी, लॉ नेवर यूज्ड टू बी द फर्स्ट choice of career. It was always, mostly in most of the cases, it used to be a backup career. However, over a period of years, it has prominently come up
ओके एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ करियर, जहाँ पर कि बच्चे जो हैं वो बहुत पहले 10th में 12th में 11th में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जी, लॉ का जी। करियर चुनना है, जी। उसमें आगे बढ़ना है। ओके। तो जब कंपटीशन हार्ड है तो जो सच्चाई आपने बोली कि किसी भी और जगह पे सफलता प्राप्त करने के जी, लिए, जी। यहाँ पर भी ऑलवेज इट इज़ एडवांटेजियस इफ़ यू Right. कैन स्टार्ट अर्ली, यू कैन डिसाइड अर्ली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। Yes, so viewers, there is no fixed time when you can start the preparations. Now, another aspect which I would like to ask you is कि जैसे आपने toughness की बात की, competitiveness बढ़ गया है, and rightly so. अगर हम बात करें for example, CLAT is one of the exam. 120 सवाल होते हैं और 120 ही मिनट आपको दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे है, every wrong answer 0.025 marks are deducted. So it's of course very very tough, and for that a detailed, a deliberate, a prolonged preparation is required. नाउ सर, एक और चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लॉ एज अ करियर चुनने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस प्रोफेशन में अगर हम सेकेंड जनरेशन नहीं हैं, जैसे हम देखा हमने बीच में नेपोटिज्म की चर्चा होती थी, बॉलीवुड में भी होती थी, तो अगर सेकेंड जनरेशन हम नहीं है तो क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ता है? और अगर हम लिटिगेशन में स्ट्रेट अवे घुस जाते हैं, हम उसकी बात करेंगे कि किस तरह के ऑप्शंस होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर कैन ही सक्सीड इजीली, और स्ट्रगल कितना होता है? देखिए, स्ट्रगल तो इस प्रोफेशन का ऐसा है, पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। सो देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, Okay. देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस हियर। Now coming on to the second question as to the how easy or difficult it is for a first generation lawyer, तो वो struggle तो आपका बराबर है। सेकेंड जनरेशन लॉयर को probably जो एक एडवांटेज मिल सकती है, that they get exposed Okay. to that kind of environment very early in life, Right. seeing from their parents or relatives whosoever. हालांकि इस प्रोफेशन के अंदर there is no substitute for hard work, जी। and जो कोई भी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस प्रोफेशन में काम करेगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। Right. जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो हैं उन्होंने करियर में बहुत ग्रो किया है, Okay. सीनियर एडवोकेट्स बने हैं, अटॉर्नी जनरल्स बने हैं, सॉलिसिटर जनरल्स बने हैं, Right. और जजेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, इवन जी। चीफ जस्टिस बने हैं। जी। तो ऐसी कोई हिंड्रेंस नहीं है Okay. फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू पुट इन दैट ब्लड एंड स्वेट इनटू द प्रोफेशन। Wow. So hard work can replace talent and nepotism any day. एवरी टाइम। Every और time, each and every नेपोटिज्म time. की जहाँ तक बात है, Yeah. हमारे प्रोफेशन के अंदर हम नेपोटिज्म इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो केस प्रेजेंट होता है Okay. कोर्ट के आगे, देर आर जजेस, Yes. there are judges, and it is the books of law which you have to read and study. So just because Yeah, you may be yeah. someone's daughter or a son is not going to Same thing cannot be transferred into your mind. transferred into your mind. Correct. And definitely you have to argue your case. So nepotism की तो कोई डिबेट मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रोफेशन में है। राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो अगर आपको लॉ के फील्ड में जाना है और आपने अगर 12th में या फिर PCM लिया सॉरी PCB लिया, आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया, फिर भी आप क्लैट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। और बड़ी अच्छी बात है इस प्रोफेशन की ये भी कि अगर मैंने 12th के बाद मैं डिसीजन नहीं ले पाया और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया किसी फील्ड से, उसके बाद भी हमें LLB करने का ऑप्शन मिलता है। बिल्कुल। जैसे कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 12th के बाद होता है और 3 साल का LLB बाद में भी होता है। तो अगर आपको करना है, तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा है आपने 12th में और फिर ग्रेजुएशन में, you can also go, if you are a BA you can still do LLB, if you are a BSc you can still go there, if you are a BTech, so BCom, ये सारी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल जो है वो चीज़ हमें देखने को मिलती है लॉ के प्रोफेशन में। कि जो ये लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है द मोस्ट पॉपुलर जो कंसोर्टियम ऑफ NLUs है, और जैसा कि आपने बात किया कि काफ़ी सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बड़े हैं, देयर आर 24 ऑफ देम राइट नाउ। आपके टाइम पे तो बहुत कम होते होंगे। जैसे ये एग्ज़ाम्स हैं, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, मैंने यहाँ बस सहूलियत के लिए 3-4 एग्ज़ाम्स को डाला है। मोस्टली मुझे देखने में आया है कि लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, मैथ्स जो कि क्लास 10th का होता है, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा करंट अफेयर्स एंड GK, इन सब का मिक्सचर इन सारे एग्ज़ाम्स में होता है।
तो अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो 10th से शुरुआत करे या 11th से या 12th से या ड्रॉप लेने के बाद, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि वो जनरली किस तरह से प्रिपरेशन हमें रखनी चाहिए लॉ एग्ज़ाम की? तो एक तो ये है कि लॉ के प्रोफेशन में एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी और वेल रेड पर्सन, वोराशियस रीडिंग, आपकी जो इंटरेस्ट होनी चाहिए वो वेरिड होनी चाहिए। राइट। आपको कोई अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज लॉ का फील्ड भी जो है अथाह सागर की तरह है। जी। बहुत सारे फील्ड्स और जो आर्ग्यूमेंट्स या केसेस या जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं वो भी बहुत डायनामिक है। जी। तो जो प्रिपरेशन का आपका आउटलुक एक होना चाहिए, वो एक थर्स्ट फॉर नॉलेज होनी चाहिए, Right. एंड अ वेरी जेन्युइन एंड एडवांस्ड अप्रोच or excitement about learning new things. Okay. Because law, as we say, is a lifelong learning process. Lifelong, we are student of law. Students of We law, are right. always students of law. Ji. So first thing which one should develop is you should always have that attitude of a student. What is the quality of a student? Right. He is always curious and open to learn न्यू थिंग्स। Okay. तो एक वो अप्रोच लेते हुए, और डेफिनेटली चूँकि कंपटीशन, जैसा कि हमारे समय में बहुत कम नेशनल लॉ कॉलेजेस थे, कंपटीशन का लेवल, उसको लेके एक एक्सपोजर, उसको लेके एक लोगों के बीच में जो एक्साइटमेंट थी कम थी। अभी के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। Okay. तो ये अप्रोच के साथ साथ एक डेडिकेटेड गाइडेंस जो है वो एक डेफिनेट एडेड फैक्टर है। Okay. जो आपको हेल्प कर सकता है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने को। राइट। तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा ये आपसे, और हमारे व्यूअर्स की नॉलेज के लिए आप बताइए कि अगर मुझे लॉ के लिए तैयारी करनी है, मुझे लॉयर बनना है, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं बहुत सारे हैं, कोचिंग या सेल्फ स्टडी, क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि किसकी किस तरह की तैयारी रही है, ओके। कंपटीशन की कितनी अंडरस्टैंडिंग रही है, और कितने पहले से उन्होंने ये निर्णय लिया किसी एक स्टूडेंट ने कि वो कब से, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो लॉयर बनना चाहते हैं। राइट। अगर ये तैयारी और ये डिसीजन लाइफ में अर्ली लिया हुआ है, जी। तो सेल्फ स्टडी ऑल्सो आई थिंक can be sufficient. Which was the norm in your times? It was always the norm. You We did not you used did to not have. see so many institutes mushrooming In all fact, around. there were very few. I think. But सर, यहाँ पे मेरा एक आपसे एक और जो पर्सपेक्टिव है जो थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि सेल्फ स्टडी ऑफ कोर्स हैज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। हाउएवर, when we go to a place for coaching, because as you said competition is very tough, कोचिंग में लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक टीम है, रिसर्च टीम है, दे हैव एनालाइज्ड द क्वेश्चन पेपर्स, दे हैव क्रिएटेड मॉक टेस्ट, दे हैव क्रिएटेड क्विजेज। सो जो काम आप खुद करने पे जाएं तो आपको अगर वो 2 साल लग सकते हैं, तो ये सारा निचोड़ आपको वो 3 या 4 महीनों में दे देते I हैं। agree with So, you. In because fact, of that, I that believe. is what I was coming to. जी। So the first part was if you start early. Yeah, However, you have to start early. however, now in the later part of your class 10th Right. or 11th, or there have been cases where students of class 12th, till the last point, till the final time, they decide that now I want to take law as a career. जी। Then definitely Okay. they have to take coaching, some counseling, guidance as to how to approach, because ultimately It it's does. a competition. It is. It is a competition. It is not only about how much you know. Yes. It is also about performing better बिल्कुल। than thousands and thousands of students, aspirants like you who बिल्कुल। are writing the exam. ऑफ कोर्स हमारी इंडियन टीम में विराट कोहली जी भी हैं, और रोहित शर्मा जी हैं, पहले तेंदुलकर थे, गांगुली थे, बट देयर यूज्ड टू बी अ कोच। Yes. जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स में जाते हैं, दूसरे देशों में जाके कोचेस हायर करते हैं, बिकॉज दोज डिसाइपल्स आर सो फियर्सली कॉम्पिटिटिव एंड द लेवल इज सो हाई दैट यू डू नीड अ स्पेशलाइज्ड गाइडेंस, आई वुड से, राइट? Yes. Yes. टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट विच इज़ सर कि जैसे कि हम NLUs की बात करें, NLUs में हमने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की बात सुनी है कि NLSIU Bangalore is the top most, then followed by Nalsar Hyderabad, not necessarily in that order, NUJS Kolkata, we have Symbiosis Law School, Gujarat National University, और बहुत सारे जो आए हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मेरा ये पूछना है कि अगर मैं क्लैट एग्ज़ाम या
AILET एग्ज़ाम DU में नहीं पढ़ सका, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सका, तो क्या मैं एक अच्छा लॉयर नहीं बन सकता? नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। जी। देखिए एक यहाँ क्या डिफरेंस? हाँ, the one definite advantage that these colleges that you speak about जी। is about the infrastructure that they have, राइट। which vastly improves the quality of education. जी। When I say quality of education, what I mean is एक स्टूडेंट मान लीजिए किसी कॉलेज में जाता है, इन तरह के कॉलेजेस में जो बहुत नामी गिरामी हैं, पॉपुलर हैं, तो एक वेल राउंडेड जो स्ट्रक्चरिंग होती है, एक सिलेबस जो होता है विच यू नो इंक्लूड्स योर थ्योरेटिकल एज वेल एज योर प्रैक्टिकल नॉलेज, सो उसका एक्सपोजर जो है वो उनको दे गेट वेरी अर्ली इन देयर एजुकेशन. ओके। स्टार्ट 5 years का जो ड्यूरेशन है उस वेल राउंडेड इसमें दे गेट टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस. द एनवायरनमेंट देयर, देन देयर आर debates, then there are parliamentary debates Mediation, these negotiation, ये days. सारी चीजें. There is a lot of interaction Okay. with sitting judges of the And the Supreme faculty Court. probably also is outsourced Faculty, somewhere. of course, faculty, the best of the faculties they are able to जी, get. जी. So एक वो definite edge मिलता है. जी. Having said that, however, जो मैंने पहले भी कहा, there is no alternative to hard work. आप किसी भी कॉलेज में पढ़ें, जी। लॉ जो है वो वही है, बिल्कुल जो सेट ऑफ लॉज है हमारी वही है, कंट्री में same वो है, सेम same है. अगर आप अपनी एफर्ट्स लगा के, जी. बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स एज टू व्हाट एंड हाउ यू हैव टू अप्रोच. You need to have a vision, यस, यू डेफिनेटली नीड टू supported हैव by a दैट. determination. बिल्कुल. और किसी भी कॉलेज में आप पढ़ें, आपका एक इन्हांस्ड व्यू होना चाहिए Right. चीज़ों के बारे में, और उस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल है. कॉलेज कोई भी हो, बिल्कुल it is बिल्कुल. और immaterial. मैंने एक्चुअली एक और चीज़ देखी थी कि जैसे ये कॉलेजेस हैं तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर, सो बेसिकली यू लर्न बाय पीयर लर्निंग आल्सो. Of course. तो दूसरों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एल्यूमिनाई. सो ये सारे जगहों से जो एल्यूमिनाई जाते हैं अलग अलग जगहों पे, तो देयर इज अ वास्ट काइंड ऑफ अ नेटवर्क. सो सपोज यू आर स्टडिंग इन अ कॉलेज जहाँ 200 ही स्टूडेंट हैं, तो पहले तो आपका इंटरेक्शन लेवल ही लिमिटेड हो जाता है, जी. एंड ऑफ कोर्स द नेटवर्क gets reduced to say. But however, hard work can beat talent anytime. Of right? course. So Any time and every time, I would say. every time it beats that. So अब हम एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऐसी चीज़ के ऊपर आएंगे जो कि शायद हमारे गूगल हमें नहीं बता पाए या यूट्यूब चैनल्स नहीं बता पाए. आपने भी ये करियर चुना. सो कैन यू वेरी ब्रीफली टेल मी राइट नाउ यू आर इनटू लिटिगेशन, कहाँ से शुरुआत की, क्या क्या अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं अगर हम लॉ फील्ड चुनते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस योर जर्नी एंड देन वी विल ब्रॉडली टेल द व्यूअर्स कि व्हाट ऑल कैन बी देयर. जी. सो आई स्टार्टेड, मेरे तो करियर का जो था अगर मैं बोलूँ तो वो कन्फ्यूज़न जो है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट हो गया. कंफ्यूजन, Yes. no determination, no vision. No, the confusion in जी. the confusion, yes, determination and vision came later. Later. Now that is what I meant when I said what is the difference between these top colleges and maybe some other colleges. Okay. And the kind of perspective that you are exposed to very early Right. in the profession or your education in your college. So I lacked that. Okay. I initially enrolled into a 5 years law college. जी. 3 years into the law college, बिकॉज लॉजिस्टिक्स की वजह से बैंगलोर में मैं पढ़ रहा था. वहाँ के कॉलेज में वो मेरे अपने घर से, नेटिव से बहुत दूर था. Right. वो जो समय था सन 2003 के आसपास का, द वर्ल्ड वाज नॉट एज कनेक्टेड एज इट इज नाउ. WhatsApp नहीं होता था तब. व्हाट्सएप भी नहीं होता था, और ये Insta लाइव भी नहीं. इंटरेक्शंस और ये जो आजकल हम लोग जी. वर्चुअली कनेक्ट कर लेते हैं, अच्छा, okay. ये सारी चीज़ें नहीं होती थी. Okay. तो घर के पास थोड़ा आना था, तो वो दिल्ली का ऑप्शन मुझे दिखा. दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ, तो वो 3 साल के बाद मैंने फिर स्विच किया. 5 years कॉलेज से मैं 3 years लॉ कोर्स में आ गया. 6 साल बिताए, तो 1 साल जो है वहाँ पर मैंने ज़्यादा लिए पढ़ने में. हालांकि जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखूँ तो शायद एक ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला. उसके बाद से नेक्स्ट कन्फ्यूजन जो आई, और मैं कन्फ्यूजन्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सक्सेस की जर्नी लोगों की होती है वो तो पूरी दुनिया देख ही पाती है. जी, जी. लेकिन जो जर्नी, जो आपके कहीं ना कहीं जो हर्डल्स आपके सामने आए, ऑब्स्टिकल्स आए, डाउट्स आए दिमाग में, व्हेन यू परसू ऑन अ पाथ, तो वो उसके बाद जो हमेशा से मुझे एक पैशन ज़रूर था लिटिगेटिंग लॉयर का. मुझे प्रैक्टिस बहुत अपील करती पढ़ाई के बाद आपने लिटिगेशन ज्वाइन किया, कहीं और ज्वाइन? नहीं, तो मगर करियर चॉइस के तौर पे इमीडिएटली आफ्टर द कॉलेज आई जॉइंड एन LPO. उस टाइम पे वो एक बहुत ही लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का पूरा एक सेक्टर है अक्रॉस द ग्लोब एंड वर्ल्ड, वेयर जो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक राइट, US और UK, उनके जो बैक वन ऑफिस ऑफ द लेस कन्वेंशनल करियर पाथ्स इन लॉ.
Yes, it is. Yeah, it's a little, yeah, Because उस वक्त different. कुछ लोग मतलब थोड़ा सा एक वो भी अप्रोच था कि people would normally would also look down upon it. Why? कि अगर मैं एक लॉयर बना हूँ तो it is like an LPO is a BPO of the legal sector. It's just a customer care kind of a job where you are doing the backhand, back office jobs for the. So you're trying to say that what you were trained for, you're actually not doing that, and that's why. that was But the फिर भी सर look down upon मतलब फिर भी वहाँ मेहनत तो काफ़ी होती है. मेहनत है. इनफैक्ट वो जी. बहुत ही And is it a well-paid job? It is a well paid job and it's a very good career also. It जी. just depends on Any stories, success stories in that field? Did you rise up the ranks there, or you switched? See, I switched very early. Okay. However, even within that short time, जी. the kind of interaction and opportunities I got, Okay. I as a young lawyer, just having graduated from law college, जी. I was getting to interact with people sitting in the US, people sitting in across the globe, in Asian countries had a like global Philippines. perspective. So that definitely helped. Right. However, that was not my calling or career of my choosing. जी. Having spent 6 months there, then I moved to corporate, where I was in the role of an in-house counsel As part of the legal team. as part of the legal team Okay, of so corporate you companies. can be in a LPO, you can go to a company and be part of the legal team. Yes, So so those- वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती थी? See, those works would generally be of litigation management. Okay. A company, basically, when you are a lawyer, जी. your client pool is several. Anyone can approach you as a जी, client. जी. Your in-house job, Customer base. yes, your in an in-house job, your only client is your company. Okay. So you have to give them a cover from any litigation exigencies. But any specialized area of law you did to reach there and be in that position, or just a normal LLB and then you there? normal LLB, Okay. and I got an offer. I joined there. जी. उसमें litigation management, जो Right. companies जो जिस भी dispute में litigation में involved हैं, Okay. you have to handle that. Then there is a field of contract management. जी. Normally any company or corporate would have too many business dealings across the country as well as globally. Sure. And उन सारे dealings और transactions को करने के लिए बहुत सारे contracts होते हैं. उसके पूरे pool को manage करना, उस पूरे contract को देखना, जी, जी, execute जी, करना, समझ- तो समझ वो भी गया। अपने आप में एक बहुत ही responsibility तो का फिर काम सर है. उसके बाद से आपने कहाँ शिफ्ट किया? 2011 से मैंने लॉ प्रैक्टिस अपनी शुरू की. 2009 में मैं ग्रेजुएट हुआ था. 2 साल तक So मैं from LPO to corporate- the company, corporate, and next to the Then litigation. ultimately to my true calling, which I always had a passion about. जी. In 2011, I started with my practice and joined the chambers of few senior advocates. Right. And then moving on to यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे वो दिमाग में आ रहा है कि मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं. जी. मैं एक जूनियर हूँ किसी सीनियर एडवोकेट के चैम्बर में. मुझसे ये भी कराया जाता है, मुझसे वो भी, मतलब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ अभी. लेकिन तो आप जब सीनियर एडवोकेट के पास थे तो आपको क्या लगता था? स्टाइपेंड मिलता था, सैलरी मिलती थी, किस तरह का ट्रीटमेंट था, क्या एक्सपोजर था? अगर आप प्रैक्टिस में आएंगे तो सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एन एम्प्लॉय. Okay, So yes. what you probably get, you can qualify as a stipend, Okay. or maybe as a fee. Okay. You can give that terminology to तो it. वहाँ एक्सपोजर था, You- आपको सीखने मिला? एक्सपोजर तो बहुत है. अगर आप प्रैक्टिस में, ये जो एक प्रोफेशन है, ये एक स्प्रिंट रेस नहीं है. Okay. एक ये मैराथन की तरह है. Okay. और हर स्टेज पर थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर लाइफ, इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, एंड यू डेफिनेटली लर्न फ्रॉम द पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन देयर. सो करियर पाथ्स की जब हम बात करेंगे व्यूअर्स, तो या तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाएं, जैसे कि ये थे, एलपीओ में थे, उसके बाद लिटिगेशन में आए. यू कैन ऑल्सो बी टीचिंग, यू कैन बी अ प्रोफेसर ऑफ लॉ, यू कैन Yes. ऑल्सो बी इनटू द कोचिंग इफ़ यू आर अ लॉयर एंड नॉट एन एडवोकेट. उसके बाद देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द जैक ब्रांच. इंडियन आर्मी में एक जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच है. उसके अलावा देयर आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, देयर आर पीपल हु स्पेशलाइज इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, arbitration and conciliation. जी. So it's quite a vast canvas wherein you can paint your own painting or your own picture. Picture, yes. Which also now brings me to another question, जो हम मीम्स की बात कर रहे थे. एक जगह पे किसी ने बोला कि लॉयर्स का बड़ा भोकाल होता है, कि पुलिस वाले भी डरते हैं उनसे. अच्छा. तो जैसे गाड़ी उनकी रुकी तो उन्होंने बोला कि तुम हमारा चालान कैसे काट सकते हो, हम तो वकील हैं. क्या ऐसा होता है? देखिए, अब अगर ये कहीं पे इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये नहीं होनी चाहिए. जी.
एज अ लॉयर हम लोग रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं Sure. डे इन एंड डे आउट, एवरी डे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जी। तो एक वकील से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो खुद ही लॉ ब्रेक करे ओके। और उसके बाद ये कहे मैं वकील हूँ इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। जी। डर की जहाँ तक बात है तो कोई भी कहीं भी जो गलत काम करेगा हाँ। वो तो एक वकील से डरेगा। जी। लेकिन जब पुलिस की बात है तो पुलिस और वकील हम दोनों ही कहीं ना कहीं सिक्के के Their paths intersect. दो पहलू हैं। देयर जी। पाथ्स इंटरसेक्ट एंड आल्सो वी आर बोथ जी। सर्विंग द रूल ऑफ लॉ इन अ सेंस। Is there a nexus between the police and the law, the legal fraternity? नेक्सस इट्स नहीं, मैंने सुना है कि पुलिस स्टेशन में जाइए तो वहाँ एसएचओ साहब से दोस्ती कर लीजिए, वकील साहब लोग करते हैं और वो सारे केस तो एसएचओ साहब के पास आते हैं, कंप्लेंट वहाँ आती है, एफआईआर वहाँ दर्ज होती है। बोला भाई मैं उस वकील को मैंने देखा था एक टीवी एपिसोड में, वहाँ से बोल रहा हूँ। तो क्या लॉयर्स पुलिस के साथ वो नेक्सस रखते हैं या कोलैबोरेशन रखते हैं कि केस मुझे दिलवा दो? हमारी प्रोफेशन को जो है एक नोबल प्रोफेशन बोला जाता है जी। और बट ऐसी रिपोर्ट्स हैं ये मतलब जो जी मैं उसमें सोसाइटी आऊँगा। में। तो एक नोबल प्रोफेशन बोला जाता है। इस प्रोफेशन को आप अगर आपका पहला इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, ये कोई व्यवसाय नहीं है। Okay. ये एक नोबल प्रोफेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसे लोग हैं जी। जो कि इस नोबल प्रोफेशन को एक व्यवसाय की तरह भी ओके। ये कहीं भी हो सकता है। जो भी वकील भी जो है वो हम और आप में से ही कोई एक बनता है, इसी समाज से उठ के आता है, तो किसी की इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। और लेकिन दूसरा कि मान लीजिए कि अगर पुलिस वाले ने भी फॉर एग्जांपल अगर किसी को कभी रेफ़र किया मैं फला वकील के पास चले जाओ, तो गलत क्या किया? वो तो सही किया उसने। अच्छा वकील, डॉक्टर के पास जाना है, आपको कुछ चोट लगी तो आप रिकमेंडेशन वहाँ और चले जाइए। रेफरेंस तो एक अच्छे वकील के पास अगर किसी को भेज भी दिया गया, किसी प्रताड़ित व्यक्ति को, तो कई बार वो उसके एडवांटेज के लिए है। Surely. So the another benefit of being a lawyer is that you have good relations with the police because sometimes you are both working on the same case together Most and of you are the exchanging times notes we are actually working towards the same end, towards the same end, which that is giving justice and rule of law, उसको establish करने के लिए। जी। तो हम दोनों का वही काम है। पॉलिटिक्स का कितना इंटरवेंशन है लॉ फील्ड में? मैंने देखा एससीबीए का इलेक्शन हो रहा है, आप तो खुद स्काउरा में रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, आप भी इलेक्शन लड़के आए थे। तो क्या जो मोस्टली लॉयर्स होते हैं, जो एक लॉबी होती है, और क्या वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते हैं या इंटरनल पॉलिटिक्स भी चलती है इस फील्ड में? देखिए, जो एक वकील का काम होता है वो समाज के प्रति और व्यक्तियों के प्रति जी। वो उनकी जिम्मेदारी, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अक्रॉस दी वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो टॉप लीडर्स हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लॉयर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिल्कुल। तो अक्रॉस दी वर्ल्ड ऑल्सो बराक ओबामा, द प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जी, स्टेट्स, कम टू भारत, हमारे देश में देख लीजिए जी। तो जो हाँ, हमारे मैं बाबा इंडिया पे भी अम्बेडकर साहब आऊँगा। हैं। बाबा अम्बेडकर जी। साहब, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे फ्रीडम मूवमेंट, और बैरिस्टर्स ऐसे and lawyers थे। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो वकीलों की बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी रही है समाज की मदद They have been करने में। socially active as well. और बट लेकिन अगर इसको हम करें बार पॉलिटिक्स Okay. और जो एक जनरल पॉलिटिक्स है, तो बार पॉलिटिक्स जो है वो एंटायरली जनरल an पॉलिटिक्स से internal, अलग है। इट्स एन इंटरनल थिंग। Right. पार्टी पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। एंड आई वुड से इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेंडली मैच, जहाँ पर कि वकीलों का ही समुदाय आपस में मिलकर कुछ वकीलों को चुन लेता है अपनी वॉइस बनने के लिए, बार एंड बेंच रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। तो इसके ऊपर की कोई चीज़ नहीं है, ऐसी ये कोई चीज़ पॉलिटिक्स। मुझे बड़ी अच्छी लगी सर। ये मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि जो ये लॉयर्स की फ्रेटर्निटी होती है, दैट्स सच अ वेल oiled and a close knit community. They always maintain good relations with each other. Another attribute probably I can say that being a good lawyer is that you need to be very very politically correct and good personal relation skills you should have, and you should always maintain good relations with each and everyone, and that basically helps you in going ahead in the profession probably. पार्शली पॉलिटिकली करेक्ट से ज़्यादा मैं ये बोलना चाहूँगा। So when I said politically correct, मतलब कि in the putting things in the right perspective. राइट पर्सपेक्टिव, बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि वकील या तो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जी। इंटेंशन है कि भाई न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उसके लिए न्यायमूर्ति बैठे हैं। पर्सनल कुछ भी नहीं है दो वकीलों के बीच में, न्याय के ही प्रति हमारी लड़ाई है, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, दो उसकी तरफ हो, मगर एंड एक है, न्याय मिले। हमें लगता है भाई हमारे क्लाइंट को न्याय मिलना चाहिए, वो सही है, सामने वाले पक्ष को लगता है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो हमारे बीच में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, और हम एक दूसरे से हमेशा सीखते रहते हैं। आवर एक्सपीरियंस इज इनरिच्ड। इम्पोर्टेंट सवाल है, शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है।
पुलिस का भी छुट्टी नहीं जाती 1 महीने की, आर्मी नहीं जाती छुट्टी, स्कूल के बच्चे जरूर जाते हैं, लेकिन कोर्ट की छुट्टी हो जाती है 1 महीना, जबकि इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, पहला। और दूसरा, आप किसी पार्किंग में जाके देखिए एक बार, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं मुझे। तो प्रोबेबली हमारे व्यूअर्स को, बच्चों को ये लगेगा कि ठीक है, ये प्रोफेशन तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, लेकिन ये जो छुट्टी की बात है, ये पूरा महीना छुट्टी हो जाना, मतलब ये वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिलती है छुट्टियाँ, ये ऐसा क्यों है? क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, मेरे हिसाब से बदलाव की ज़रूरत या नहीं ज़रूरत, वो डिबेट के 2 हिस्से हैं जी। बदलाव की ज़रूरत अगर हो या है, पहले मैं उस पार्ट पे ही आ जाता हूँ जिसको आपने कहा कि शायद ये कंट्रोवर्शियल इशू है। तो बदलाव की अगर ज़रूरत इसमें है तो सिस्टम खुद इस चीज़ को फील कर लेगा। सिस्टम, तो अगर मुझे इसके अगेंस्ट एक पिटिशन डालना है तो डिसाइड कौन करेंगे? आप ही करेंगे, आप ही लोगों में से जो बेंच है वो करेगी। तो भाई आपकी छुट्टियां रद्द कराने के लिए मुझे आपसी से अपील करनी पड़ेगी। रद्द कराने, वो तो मैंने एक एस्पेक्ट बोला चीज़ों का, जो उसका प्रथम एस्पेक्ट है कि क्या वाकई में इसकी ज़रूरत अभी के समय में है। नहीं है छुट्टियां, कोर्ट, पहली बात कि कोर्ट ये एक मिसनोमर है जब हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कभी छुट्टी पे नहीं रहती। अच्छा, दे आर ऑलवेज वर्किंग। द वेकेशन बेंच इज स्टिल सिटिंग। ओके। द वेकेशन बेंच स्टिल सिट्स थ्रू आउट द ईयर। इट्स व्हिच इज ऑफ हाउ मच ऑफ स्ट्रेंथ? जब तक छुट्टी 3 या 4 कोर्ट जो है वो हमेशा फंक्शन करते रहते हैं। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो छुट्टी की जो आप बात कर रहे हैं वो ऐसा होता है कि जैसा आपने कहा कि भाई इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं जी। तो जितने केसेस की पेंडेंसी है उतने ही केसेस का एडजुडिकेशन भी तो करना होता है जी। और वकालत का फील्ड जो है वो कोई ऐसा फील्ड नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक अ प्रोफेशन ऑफ अ बार्बर और अ वॉशरमैन और यू नो इंजीनियर इवन टू दैट लेवल कि भाई नहीं, मैं समझा नहीं ये जो मैं आपने उसको आई विल एक्सप्लेन कि अभी एक कोई केस आता है, उस केस की जितनी भी निटिग्रिटीज़ होती हैं उसके अंदर कानून की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें आपको यू हैव टू एक्सरसाइज योर माइंड, यू हैव टू अप्लाई योर जुडिशियस। So you're saying the process takes a long time. प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम, उसका एडजुडिकेशन करना, उस पर जजमेंट्स लिखना, ये जजेस का जो काम है उनको एक दिन में आप देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, ये तो बाकी सारे कोर्ट्स की भी वही स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर 70 से ऊपर केसेस लगते हैं, कभी 60, कभी 70, कभी कभी 80 केसेस। और ये मैं सिर्फ फ्रेश केसेस की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा दूसरी कैटेगरी के केसेस होते हैं। अब मैं आपसे ही ये प्रश्न करता हूँ कि आपका एक रूटीन है जो सुप्रीम कोर्ट की एक टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठने की, 4 बजे के बाद से जो आपका दिन है, बाकी किसी भी जॉब में 4 से 5, 6 बजे तक आपने जॉब किया, आप अपने घर आ जाते हैं, अगले दिन की आपको 70 शुरू होता है, 70 केसेस की तैयारी करनी है। अच्छा। उन सारे 70 केसेस को, 70 फाइलों को पढ़ना है, उस पर निर्णय लेना है। रातों में सोते नहीं है वकील और जज? उनको समय निकालना पड़ता है, उनको समय निकालना पड़ता है, बहुत कम सोते हैं। मैं एक ऐसे तो हमारे व्यूअर्स डिस्करेज हो जाएंगे लॉ एज अ प्रोफेशन चुनने। नहीं, ये मैंने हमेशा से कहा कि ये प्रोफेशन जो है इट इज अ प्रोफेशन, इट्स अ कॉलिंग, यस, मोर देन अ प्रोफेशन, इट्स अ कॉलिंग। यू हैव टू बी रेडी फॉर यू नो हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क इन दिस प्रोफेशन। अगर आपको कोई आसान प्रोफेशन चाहिए या कुछ, तो शायद बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हो सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। हम ब्लॉगर बन जाइए, यूट्यूबर बन जाइए, इंस्टाग्राम, देखिए मैं किसी भी चीज़ में, किसी भी काम को करने में, ठीक है, नहीं, सब में मेहनत है, कोई काम ऐसा है ही नहीं जिसमें मेहनत नहीं है। आप लोगों तो बहुत सारे रूल्स, रेफरेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, एक तरह का ये काम है बिफोर देने, वो करने के लिए आपको पढ़ना है, आपको लिखना है और आपको बोलना है जी। तो ये मल्टी डायमेंशनल एक काम है जहाँ पे सारी फैकल्टीज जो आपकी हैं, और उसके बाद जो शारीरिक, अगर हम लेबर की भी बात करें तो दिन भर आपको कोर्ट में घूमना भी है। तो एक वकील एक मजदूर भी है, एक वकील जो है वो एक प्रोफेसर भी है, एक वकील जो है वो एक एक्टर भी है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी डेफिनेटली। और वो जो आपका आखिरी हिस्सा था कि हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े, ये तो हर प्रोफेशन में अगर आप पिनाकल पे पहुंचेंगे, टॉप पे पहुंचेंगे तो रिवार्ड्स हैं, यहाँ भी है। बिल्कुल सही बोला आपने सर। तो इसी नोट पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसे ही नहीं, जुडिशरी इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड द लॉयर फ्रेटर्निटी कंट्रीब्यूट्स अ बिग रोल इन इट। दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। तो अगर आपको ऐसा चैलेंजिंग प्रोफेशन, in fact not even a profession, agar you want to go for this calling, you must take law as a career, and I am very very thankful to you Mr. Akarshan, you took out time from your busy schedule and I must congratulate you thank you इस endeavor के लिए जो आप देश के बच्चों को, अपने व्यूअर्स को enlighten कर रहे हैं और लॉ प्रोफेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आपकी वैनगार्ड लीगल एडटेक जो है उसके लिए प्रिपरेशन भी करा रही है बच्चों की।
तो और, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर मेरी दिस। अगली लाइन भी आप ही बोल दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी व्यूज़ बढ़ाएं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प But करेगी। more than views, I believe the aim of this episode, shooting of this episode, was to make it content rich, which is not available on open sources. So I'm sure हमारे viewers को ये चीज़ पसंद आई होगी. On that note, goodbye. बाय।